हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य। इससे पहले का चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। इस चैप्टर में खासकर हम पढ़ेंगे जो नए राजा आए और उनके राज्य कैसे स्थापित हुए। इस चैप्टर में हम चोल, पाल, गुज्जर, पड़त्यार आदि राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ये जो मानचित्र 1 है, इसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में जिन राजवंशों ने शासन किया उनको दिखलाया गया है। और ये उनके राजवंशों की राज्य जो है उनकी सीमा है जो परिवर्तनशील है। मतलब कभी ये किसी राज्य की हो जाती थी, कभी ये इस राज्य में, यहाँ तक किसी और राजा का शासन आ जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। 7वीं शताब्दी से आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग जो थे उनमें बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो होते थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। और राजा जो होते थे वे उनको योद्धा सरदार और बड़े भूस्वामियों को अपने मातहत अपने पक्ष में रखते थे और उन्हें सामंत के रूप में मान्यता भी प्रदान करते थे। राजा लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वे उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सदैव उनकी सैन्य सहायता करें और उनके यहाँ उपहार लाएं। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महास्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जब अधिक सत्ता मिल जाती थी इन सामंतों को तो ये अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। ये जो सरदार होते थे, ये योद्धा सरदार जिन्हें राजा सामंत बना देते थे, तो कभी कभी ये क्या करते थे, जो इनका स्वामी है उनके ये स्वतंत्र हो जाने का भी दावा कर देते। अगर इसका एक उदाहरण देखें हम, इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। राष्ट्रकूट जो है ये एक राजवंश है। ये कहाँ हुआ? दक्कन में इसने शासन किया। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ये जो थे राष्ट्रकूट, ये शुरुआत में किसके अधीनस्थ थे? चालुक्य राजाओं के। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। 8वीं सदी के मध्य में क्या हुआ? एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग थे जिनका नाम, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखें तो सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान जो था इस मान्यता पर आधारित था, जब यह ब्राह्मणों की सहायता से यह अनुष्ठान करवा लिया जाता था तो जो ब्राह्मण वर्ण से नहीं थे उन्हें भी ब्राह्मण वर्ग में मान्यता मिल जाती थी। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय ना होते हुए भी उन्हें क्षत्रिय के रूप में मान्यता मिल जाती थी हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाने पर। राज्यों में प्रशासन, ये जो राज्य थे उस टाइम में इनमें प्रशासन कैसे किया जाता था। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ये जो राजा थे ये अपनी सत्ता की जो साझेदारी थी वो सामंत, किसानों के समूह, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन आदि के साथ भी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब इन्हें भी सत्ता में रखा करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल
वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो टैक्स है वो किन से लिया जाता था? व्यापारियों से भी लिया जाता था। अगर कोई व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आता है या कहीं दूसरे राज्य में जाता है तो उनसे भी राजस्व लिया जाता था। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, मतलब ऐसे ब्यौरे जो सत्य भी नहीं हो, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में है। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होती थी। राजा जो थे वो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया करते थे और इनके बारे में जो ब्यौरा होता था ताम्र पत्रों पर लिखा होता था, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये ताम्र पत्र उन्हें दिए जाते थे जिन्हें भूमि अनुदान में दी गई हो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ये जो प्रत्येक शासक हुआ करता था, इसका एक आधार जो था एक क्षेत्र विशेष हुआ करता था जहाँ वे शासन करता था। परंतु अपने क्षेत्र पर शासन करने के साथ साथ ये राजा दूसरे राज्यों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया करते थे। अपने राज्य की सीमाओं को ये विस्तार करना चाहते थे, जिससे कि अधिक संसाधन मिले, अधिक इनकी ताकत बढ़े। इस प्रकार ये दूसरे राज्यों पर भी नियंत्रण करना चाहते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज जो है आज वर्तमान यूपी में है। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ही राजवंश हैं। ये आपस में कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, यानी 3 राजवंश हुए, जैसे कन्नौज, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसलिए इतिहासकार इसकी प्राय चर्चा जो करते हैं, इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में करते हैं, यानी ऐसा संघर्ष जो 3 पक्षों के बीच में हो। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। शासक जो बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे उस टाइम में, उसका उद्देश्य यह होता था कि अपने सत्ता और संसाधनों का वे प्रदर्शन करें। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मंदिरों को जो ये शासक अपना निशाना बनाया करते थे, मंदिरों में एक तो बहुत सारी धन संपदा होती थी उस टाइम में, और दूसरा ये जो पराजित राजा है, विजयी राजा पराजित राजा के राज्यों में मंदिरों को तोड़कर, उसके मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर ये दर्शाना चाहता था। उस टाइम की राजनीति में यह था कि पराजित राजा के जो मंदिर हैं उन्हें तोड़ा जाए और इस प्रकार अपनी राजनीतिक विजय दिखाई जाए। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनी जो है अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान था। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। ऐसे शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है जो हमला करके मंदिरों को लूटा करता था। उसने 1997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार उसने मध्य एशिया के भागों, ईरान और अफगानिस्तान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद गजनवी जो था हर साल भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका जो निशाना हुआ करते थे खास तौर से मंदिर हुआ करते थे, जिनको वे लूटकर मंदिर की धन संपदा अफगानिस्तान में ले जाकर उसने अपनी राजधानी बसाई थी। जो उसने मंदिरों पर आक्रमण किया उसमें से एक प्रसिद्ध मंदिर थी गुजरात की सोमनाथ मंदिर। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। महमूद गजनवी जो था अपने
जो उसने राज्य जीते थे उस उनके लोगों को वो जानना चाहता था। जैसे उसने उपमहाद्वीप के जो हिस्से जीते थे तो उन वहाँ जो लोग रहा करते थे उनके बारे में वे जानना चाहता था। इसलिए उसने एक अपने विद्वान जिसका नाम था अल बेरूनी, उसको इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का जिम्मा सौंपा था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। अल बेरूनी ने किताब अल हिंद को तैयार करने के लिए संस्कृत के जो विद्वान थे उनसे भी परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ये जो चाहमान थे, पहले इन्हें चाहमान कहा जाता था और बाद में ये चौहानों के रूप में भी जाने गए। इन्होंने जब अपने ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे, जब इन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा तो इन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। पृथ्वीराज तृतीय जो है, इसने मोहम्मद गोरी नामक जो शासक था, अफगान शासक, उसको 1191 में तो हराया था, लेकिन तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में जब हुआ 1192 में, उसमें अफगान शासक मोहम्मद गोरी से हार गए थे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।